हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, आखिर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो आइए हम लोग जानेंगे विद्युत प्रतिरोध क्या होता है एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। तो गाइस आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे सहपाठी लोग या चैनल पर जो नए मित्र होंगे वो चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आखिर तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ कि ऐसा पढ़ना है कि दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत पड़े उतना ना पड़े। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो जब आपने कोई चालक ले लिया, जैसे आपने कोई चालक लेते हैं, चलिए चालक बना लेते हैं, आप देखे होंगे चालक। तो चालक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन अपार रूप से पाया जाता है। आपको पता है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कि आप उसको गिनती नहीं कर सकते। तो मान लीजिएगा कि किसी चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, हमने दिखा दिया कुछ इलेक्ट्रॉनों को। ठीक, अब आपने क्या कहा कि जब इस चालक को आप बैटरी वैटरी से नहीं जोड़े रहते, अर्थात इस पे विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अवारे होते हैं। अवारे इलेक्ट्रॉन के जैसा जो है चारों तरफ अपने यादृच्छिक जिसे कहते हैं कि अनियमित गति करते रहते हैं। इनकी कोई गति निश्चित नहीं रहती, कोई इधर भागता है तो कोई इधर भागता है तो कोई इधर भागता है, कोई ऐसे, तो कोई गति इसकी निश्चित नहीं रहती। ये चारों तरफ एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे से गति करते रहते हैं। पर जैसे ही इस चालक को आप जो है क्या करते हो, बैटरी से जोड़ देते हो, क्या कर देते हो, बैटरी से जोड़ देते हो, विद्युत क्षेत्र इस पर स्थापित करते हो। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करते हो कि जैसे इस पे बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हो, जैसे ही इस पे आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हो तो क्या होता है जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ लग रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट कर देता है। तो जो विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट करता है, जिस वेग से चलता है उसे अपवाह वेग कहते हैं। क्या करते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये इलेक्ट्रॉन को जो इधर से ठेल रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर से जो ढकेलने का काम कर रहा है, भाई बिना ढकेले इलेक्ट्रॉन इस सिरे से इस सिरे तक नहीं आने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम कर रहा है वो वोल्टेज कहलाता है। भाई एक पॉइंट नोट कर लो यार कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला वोल्टेज कहलाता है। और जो चालक में अन्य आयन होते हैं, जरूरी है इलेक्ट्रॉन ही रहे, जो चालक में दूसरे आयन रहते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति को रोकने का प्रयास करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन बाबू यहाँ से चला, अब इलेक्ट्रॉन बाबू जब यहाँ से चले तो ये जो अन्य आयन है ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति को कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले जो आयन कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले आयन या इलेक्ट्रॉन को रोकने वाले क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण धारा उत्पन्न होती है, अर्थात धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का जो कार्य करता है वो प्रतिरोध कहलाता है। गाइस प्रतिरोध एक स्पीड ब्रेकर जैसा होता है, जैसे सड़क पे बनी स्पीड ब्रेकर जो होती है, आप लोग जब गाड़ी चलाते हो तो क्या ऐसे सड़क रहता है, ठीक, अब सड़क पे जो है कुछ टाइप ऐसे थोड़ा ब्रेकर बना रहता है। तो आप क्या करते हो कि जब ये गड्डी लेकर यहाँ पहुँचते हो तो आपकी गड्डी क्या करती है कि यहाँ जैसे ही पहुँचती तो यहाँ पर स्पीड जो है कम हो जाता है। तो आपका ये क्या किया, ये ब्रेकर जो है क्या काम किया कि गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया। तो उसी प्रकार गाइस जो प्रतिरोध होता है, जो ये अन्य आयन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध डालते हैं, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। तो जस्ट एक लाइन में अगर आप इनको डेफिनेशन समझाना चाहते हो कि भाई अगर कोई पूछा वोल्टेज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला वोल्टेज कहलाता है, इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला प्रतिरोध कहलाता है। बात समझ में आ रही है ना। अपवाह वेग क्या होता है, जब आप किसी चालक को विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हो तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से आगे की तरफ बढ़ता है वो नियत वेग, वही वेग क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है, जिसे आप लोग वीडी से व्यक्त करते हैं। तो गाइस ये सब पुरानी टॉपिक थी, एक बार हमने चर्चा कर दिया है क्योंकि कल की क्लास जो है मिस थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल की क्लासें नहीं आई थी। आज पुनः फिर हम लोग एक नए एनर्जी के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, तो अब हम लोग विद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन लिख लेते हैं। हम लोग समझ चुके हैं विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो इसको इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, चलिए इसकी पॉइंट नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे हम लोग आर से व्यक्त करते हैं, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा था R = V/I।
तो विद्युत प्रतिरोध R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V क्या है, विभव है या वोल्टेज है जिसे आप लोग कहते हो, और बटे क्या हो जाता है, धारा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए हमको जो है विभव का मात्रक पता होना चाहिए। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ध्यान दीजिएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर, इसे ही क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो ओम का सिंबल क्या होता है गाइस, ओम का सिंबल ये होता है। अर्थात विद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन जो है, एक विद्युत प्रतिरोध का जो प्रतीक होता है, जो विद्युत प्रतिरोध के मात्रक का सिंबल होता है, वो इस प्रकार होता है। और इसको हम लोग को जो है ओम में व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को ओम में मापते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई 1 ओम से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगली पॉइंट क्या नोट करते हैं, अगला पॉइंट क्या है कि विद्युत प्रतिरोध को आर से व्यक्त करते हैं। कौन से आर से, कैपिटल आर से। विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। अगली पॉइंट, कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। 1 ओम प्रतिरोध क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ आप क्या बताएंगे। चलिए पुनः हम लोग समझने की तरफ चलते हैं कि 1 ओम प्रतिरोध हम लोग क्या बताएंगे, फिर पुनः लौट के आएंगे और लिख लेंगे 1 ओम प्रतिरोध क्या होता है। गाइस ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ से एक सूत्र पढ़ा, R इक्वल टू वी अपान आई। आपने क्या पढ़ा, R इक्वल टू वी अपान आई। तो ध्यान से समझिएगा, यदि यहाँ V का मान 1 वोल्टेज रख दिया जाए, यदि V का मान क्या रख दिया जाए, 1 वोल्ट रख दिया जाए, और I का मान 1 एम्पियर हो जाए, तब जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, तब जो सर्किट में जो आपका रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 1 ओम होगा। रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा। गाइस पुनः हम एक बार बोलते हैं, हमने आपको क्या बताया, यदि जो है वोल्टेज का मान 1 हो जाए, अर्थात जिस बैटरी के द्वारा आप वोल्टेज दे रहे हो, जिस बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम किया जा रहा है, उसका मान 1 वोल्टेज हो जाए, और तब जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर हो जाए। यदि किसी भी परिपथ में 1 वोल्टेज विभव देने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तब उस समय परिपथ का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम के बराबर होता है। ये बात नोट कर लें, ये बात गाइस नोट कर दे, बता दे भैया। हमने आपको बताया ना कि यदि किसी परिपथ में 1 वोल्टेज विभव देने पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो उस समय की जो परिपथ की रेजिस्टेंस होती है, जो परिपथ का प्रतिरोध होता है, वो 1 ओम के बराबर होता है। तो गाइस आइए नोट कर लेते हैं, एकदम अच्छी सी टॉपिक है। क्या लिखते हैं भाई, यदि किसी परिपथ में 1 वोल्टेज विभव देने पर 1 वोल्टेज विभव देने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, क्या हो, प्रवाहित हो, तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार आप 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित कर सकते हैं। ये रही भैया कि हमने यहाँ से 1 ओम को परिभाषित किया था। ठीक गाइज, तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार आप 1 ओम को परिभाषित कर सकते हो। इस प्रकार आपका जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो आपका समाप्त होता है। थोड़ी सी विद्युत प्रतिरोध के सिंबल को जान लेते हैं कि सर्किट में हम लोग जो है इनका कैसे उपयोग करते हैं। विद्युत प्रतिरोध में जब सर्किट में लगाया जाता है तो इस प्रकार सर्किट में ये लगे रहते हैं। गाइज ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार ये लगे रहते हैं ऐसे। तो ये सर्किट में जब इनका सिंबल का उपयोग किया जाता है तो वो इस प्रकार होते हैं। तो हाँ, सर्किट में 2 प्रकार के प्रतिरोध कभी कभी उपयोग किए जाते हैं। एक होता है
परिवर्ती प्रतिरोध, एक होता है अपरिवर्ती प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध, एक होता है अपरिवर्ती। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपरिवर्ती प्रतिरोध है, अर्थात नियत प्रतिरोध है, इसका मान बदलने वाला नहीं है। और जब आप लोग कहीं जो है, जब परिपथ में जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे और उसके बाद एक ऐसे लगाया गया रहता है, तो ये अपरिवर्ती प्रतिरोध का काम करता है, सॉरी परिवर्ती प्रतिरोध का काम करता है। फिर से ये किसका काम करता है? परिवर्ती प्रतिरोध लिखते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? परिवर्ती प्रतिरोध, अर्थात ऐसा प्रतिरोध जिसका मान नियत नहीं रहता, जिसका मान बदला जा सकता है, जिसका मान बदला जा सकता है। जैसे 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 सर्किट में जितने ओम के प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उतना ओम इसका बढ़ा घटा लिया जाता है। इस परिवर्तक के सहारे जो है प्रतिरोध का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो भाई ऐसे प्रतिरोध जिसका मान बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, वो परिवर्ती प्रतिरोध कहलाते हैं। और जिसका मान जो है नियत रहता है, वो जो बदलता नहीं, वो नियत प्रतिरोध कहलाता है, या तो आप लोग इसे कहते हो अपरिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। तो गाइज एक बार पुनः हम बता देते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, जो अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, वो अवरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। और उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद क्या होता है? इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। और रही बात इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो क्या चूतिया, नहीं तो इसका जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है जानते हैं? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। इसे इसका या ओम भी कहा जाता है, सिंबल ये होता है। ठीक भाई, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग ये स्मार्ट हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। पर गाइज एक बात आप लोगों से ज़रूर बताना चाहते हैं कि आप जो है डेली की डेली क्लास लेने के बाद जो आप नोट्स बना लिया करो ज़रूर कुछ ना कुछ गाइज, कि आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ बताई जाती है ना, वो समझ लीजिए कि एकदम बोर्ड से जो आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तब वहाँ आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ ये जो चीज़ें बताई गई थी उससे रिलेटेड थी या नहीं थी। तो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग आगे टॉपिक की चर्चा करते हैं, पता करते हैं कि जो ये विद्युत प्रतिरोध है ये किन किन बातों पे निर्भर करती है, कि क्या बढ़ा दिया जाए बढ़ जाएगा या क्या घटा दिया जाए बढ़ जाएगा। तो एक मिनट के लिए अगर आप लोगों के मन में ये खिचड़ी पक रही होगी कि विद्युत प्रतिरोध जो है ये V और I पे निर्भर करने वाला है, तो ये हम आपको बता दें कि विद्युत प्रतिरोध V और I पे निर्भर नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हो वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाता है। इसलिए विद्युत प्रतिरोध जो है विभव और धारा पे निर्भर नहीं करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि विद्युत प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। पहले जाइए बात कर लेते हैं कि भाई प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, क्या बढ़ाया जाए बढ़ जाएगा, क्या घटाया जाए घट जाएगा। तो आप उन सब टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप जानते हैं जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो 3-4 बातों पर निर्भर करती है, ज़्यादा नहीं 3-4 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात क्या होती है कि जो चालक होता है, चालक में ही तो विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होता है, न कि सड़क पे विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न होगा। किस पे उत्पन्न होगा? चालक में। ध्यान दीजिएगा। अब आपने लिया क्या कि भाई एक बार कोई छोटा सा बाबू आया और वो चालक ले लिया इतना सा लंबा वाला, ये इतना सा लंबा ले लिया और इसकी लंबाई मान लेते 5 सेंटीमीटर था। वो 5 सेंटीमीटर का तार ले आया और बोला कि मेरे तार में जो है ना ज़्यादा प्रतिरोध है। तो एक छोटा सा बगल वाला बाबू आया और बोला भाई ले, हम आपसे और लंबा वाला तार लेके आ गए। अब दोनों में हो गई विवाद, छिड़ गई कि बोलो अब किस में प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। ये मान लेते हैं भाई 2 सेंटीमीटर ज़्यादा था, 7 सेंटीमीटर हो गए। अब बताओ, अब बातें बताओ कि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा कि इसमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो जो इंटर के पढ़े स्टूडेंट, तो महान स्टूडेंट जो आप लोग हैं, जो आप लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, उन्होंने बता दिया फटाक से, उन्होंने बताया कि भाई तेरा वायर लंबा है, तेरा चालक लंबा है, तेरा तार बड़ा है, इसलिए इस तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इस तार में प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो ये वाला जो लड़का लाया था, ये जो लड़का का वायर था, इस लड़के के वायर में प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि लंबाई क्या थी? कम थी। लंबाई क्या थी? कम थी। इस लड़के की लंबाई कम नहीं थी, इस लड़के के द्वारा लिए गए तार की लंबाई कम थी, चालक की लंबाई कम थी, इसलिए यहाँ प्रतिरोध कम हो गया। और इस लड़के के द्वारा जो लाया गया वायर था भाई, इस लड़के के द्वारा लाया गया जो वायर था,
इसका प्रतिरोध यहाँ कम हुआ था, यहाँ प्रतिरोध क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हुआ भाई, प्रतिरोध क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा थी। अब तुरंत उसी में से पूछा कि ये बताओ भाई साहब, प्रतिरोध जब यहाँ कम हुआ यहाँ ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ। तो वहाँ आप ये बताइएगा कि ध्यान से समझिएगा, यदि हम दो इलेक्ट्रॉन की कल्पना करें और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इस सिरे से इस सिरे तक जाना हुआ, तो ये अन्य जो आयन होते हैं वो अन्य आयन से टकराते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग डॉट डॉट करके मिला लें तो ये इतना ज़्यादा यहाँ आयन है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो सबसे पहले इतने आयनों से टकराएगा, तब इतनी दूरी बराबर दूरी तय करेगी। तो यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को इस चालक में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ रहा है, और ज़्यादा दूरी तय करने से इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा प्रतिरोध लग रहा है। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ लिख देंगे। सबसे पहली पॉइंट नोट करने वाली बात है कि सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई अर्थात यल, ध्यान दीजिएगा, चालक की लंबाई यल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक बात समझना। अर्थात प्रतिरोध R मान ले, लंबाई L मान ले, R प्रोपोर्शनल L हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए दूसरी बात ध्यान देते हैं। आ जाओ भाई, अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। एक लोगों के घर का जो गेट था वो इतना बड़ा था, उसका क्षेत्रफल इतना था ना, ये क्षेत्रफल था गेट का सामने वाला भाग। और एक लोगों के घर का जो गेट का क्षेत्रफल था वो इतना बड़ा था। ध्यान दीजिए, ये इतना बड़ा था। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है 10 लोगों को जाना था, 10 लोगों को प्रवेश करना था, यहाँ भी 10 लोगों को प्रवेश करना था। तो आप बताओ, जिनके घर के गेट जो है बड़े हैं उसमें 10 लोग आसानी से प्रवेश कर जाएंगे कि इसमें आसानी से 10 लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो गाइस आप तुरंत यहाँ देख पाओगे या जवाब दोगे कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, वहाँ आसानी से हम लोग जा सकते हैं। हमने क्या कहा कि एक सकरी सी गली में अगर आपको जाना हो तो आपको कई प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी। अगर वही खुले गली में जाना हो, खुले तौर पे कहीं पर जाना हो, तो किसी भी प्रकार की आपको अवरोध वहाँ पर नहीं आएगा। तो गाइस हम यहाँ बता सकते हैं कि किसी भी चालक का क्षेत्रफल जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा, या तो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम हो जाएगा। तो ये बातें उल्टा बता रही हैं, यानी उल्टा रिलेशन बता रहा है। तो अर्थात चालक का प्रतिरोध, यहाँ नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि चालक का प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात भाई क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल कम कर दोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गए समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब हम करते क्या हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 की कंपेयर कर देते हैं, करते हैं कंपेयर। ध्यान दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L बटे क्या हो जाएगा, A, L बटे A। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक नियतांक का उपयोग कर लेते हैं, एक नियतांक का उपयोग करते हैं, तो वो लगा लेते हैं R इक्वल टू रो L बटे A, रो L बटे A। तो ये जो है प्रतिरोध का फार्मूला आ जाता है, R इक्वल टू रो बटे L A। L क्या है भैया,
लंबाई है, किसकी लंबाई है, चालक की लंबाई है, किसकी लंबाई है, चालक की लंबाई है। और ए क्या है, क्षेत्रफल है, परिच्छेद का क्या है, क्षेत्रफल है। रो क्या है, प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता, ध्यान दीजिए ये क्या है, प्रतिरोधकता है। और आर क्या है, खुद प्रतिरोध है। तो ध्यान दीजिए ये हमने इनका नाम भी लिख दिया। तो जो आपका प्रतिरोध का व्यंजक आया वो आ गया R इक्वल टू रो L बटे ए। तो इस प्रकार आप यहाँ से प्रतिरोध की जो दो बातें निर्भर थी कि एक तो लंबाई पर निर्भर करती है और एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आइए और कुछ बातें जानते हैं कि प्रतिरोध किन बातों पे और निर्भर करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं कि प्रतिरोध और किन बातों पे निर्भर करती है। तो गाइस अब बात करते हैं कि प्रतिरोध का जो तीसरी बात है कि हम चेक करते हैं कि ये तापमान पे निर्भर करती है या नहीं। तो तापमान पर निर्भर, किस पे निर्भर, तापमान पर निर्भर। ये किस पे निर्भर करती है, तापमान पे निर्भर। आइए चेक करते हैं कि तापमान पे निर्भर करती है या नहीं करती, ये चेक करना है। तो हम मानते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना कि जो पहले ताप है वो T0 था। ध्यान दीजिएगा जो पहले का ताप था, तो इधर देखिएगा ये आपका ताप हो गए, हम मान लेते ये ताप हो गया और ये क्या मान लेते, प्रतिरोध मान लेते। बिल्कुल सब्र कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब ताप मान लेते हैं भाई T0 था, ताप कितना था, T0 था, T0 था तो प्रतिरोध भी R0 था। अब आपने ताप जो है T0 से क्या किया, T पर बढ़ा दिया, कितना कर दिए, T कर दिए। भाई ताप आपने T0 से क्या कर दिया, T कर दिया, तो प्रतिरोध भी R0 से R हो गया। बात समझ में आ रही है, ये आपको बातें इतनी समझ में आई गाइस। आप ये इस बात को ध्यान से गौर से समझिएगा कि हमने आपको क्या लिखना चाहा, कि हमने आपको लिखा कि पहले ताप T0 था, कोई भी ताप था 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी था, तो पहले ताप ये था तो प्रतिरोध ये था, जब ताप ये हुआ तो प्रतिरोध ये हो गया। इतनी बातें समझ में आई। तो हम देखते हैं कि ताप प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ। प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन, तो ध्यान दीजिए प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ भाई, अंतिम प्रतिरोध ये है, प्रारंभिक प्रतिरोध ये है, तो R माइनस कितना हो जाएगा, R0। इसी प्रकार देखेंगे ताप में परिवर्तन, क्या लिखेंगे भाई, ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन लिखते हैं, कितना ताप में परिवर्तन हुआ। तो मानते हैं ताप में परिवर्तन डेल्टा T है, क्या है, डेल्टा T बराबर कितना, अंतिम प्रतिरोध है T है और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है T0, तो T माइनस कितना हो गया, T0। उसी प्रकार यहाँ प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाएगा, डेल्टा R हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। इतनी बातें आपको समझ आई कि प्रतिरोध में परिवर्तन अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध कर दिया, और ताप में परिवर्तन यानी अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप कर दिया। इतनी बातें क्लियर हुई। अब हम लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलते हैं कि ध्यान से समझिए कि यदि हमने कहा कि यदि जो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, जो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध रहता है उस पे भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए किसी वायर का प्रतिरोध 5 ओम है और किसी वायर का प्रतिरोध 10 ओम है, तो भाई 5 ओम वाले प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये बात हम कह रहे हैं। पर 10 ओम वाले की तुलना में 5 ओम वाले का प्रतिरोध कम बढ़ेगा, क्योंकि जो जिसका प्रतिरोध 10 ओम है वो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तार का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना पहले प्रतिरोध रहेगा उतना उससे ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये लिखते हैं पहला पॉइंट, किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध चालक के प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है।
होता है। इसे हम लिखेंगे, मान लेते हैं किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, R है, ये प्रोपोर्शनल होगा प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है भाई, R0 है, तो R प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R0, समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग तापमान चेंज करेंगे इसका। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग। अब आगे क्या चर्चा करेंगे कि ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध के ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले से जितना प्रारंभिक प्रतिरोध रहेगा उतना बाद में भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ से पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि प्रतिरोध में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिरोध में परिवर्तन। प्रतिरोध में परिवर्तन, प्रतिरोध में परिवर्तन प्रोपोर्शनल ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ध्यान दीजिए, ये बात लिखिए आप, क्या प्रतिरोध में परिवर्तन, अर्थात प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो निर्भर करता है ताप में परिवर्तन पर। ठीक, तो प्रतिरोध में परिवर्तन मान लेते हैं, प्रतिरोध में परिवर्तन डेल्टा आर है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा ताप में परिवर्तन डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल हटाएंगे गाइस, ध्यान दीजिएगा, या तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 बनाते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 व 2 से तुलना करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से देख पाएंगे कि डेल्टा आर प्रोपोर्शनल, ध्यान दीजिए, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम लोग डेल्टा आर कर लेते हैं, तो डेल्टा आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक का उपयोग कर लेंगे, तो डेल्टा आर बराबर यहाँ हम लोग अल्फ़ा का उपयोग कर लेते हैं, अल्फ़ा हो जाएगा इंटू आर नॉट इंटू कितना हो जाएगा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, यहाँ प्रतिरोध गुणांक है, क्या है, प्रतिरोध गुणांक, नहीं प्रतिरोध गुणांक या ताप गुणांक है, ध्यान दीजिएगा, ये ठीक। तो डेल्टा आर का जो व्यंजक आया वो इस प्रकार आया कि डेल्टा आर बराबर कितना आ गया गाइस, ध्यान दीजिए, डेल्टा आर बराबर आ गया अल्फ़ा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, जहाँ अल्फ़ा क्या है, ताप गुणांक है। तो आइए अगर हम लोग डेल्टा आर और डेल्टा टी का मान यहाँ पर रख देते हैं तो आपको कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। आप या तो यहाँ पर छोड़ सकते हो गाइस, आप डेल्टा आर का मान भी वहाँ रख सकते हो और डेल्टा आर का भी मान रखा जा सकता है और डेल्टा टी का भी मान रख के आप जो है प्रतिरोध निकाल सकते हो कि कितना प्रतिरोध में कितना प्रतिरोध हुआ था या कितना प्रतिरोध बढ़ा था, वो आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो गाइस। तो इस प्रकार आपका जो है जो तापमान में परिवर्तन होता है तो जो प्रतिरोध बढ़ता है वो इसके लिए ये हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर हमने कहा क्या कि 1 मिनट के लिए इमेजिन किया जाए कि डेल्टा टी के स्थान पे अगर हम लोग क्या रख दें, चलिए तो गाइस हम लोग करते क्या है, डेल्टा आर का मान यहाँ से रखते हैं। तो डेल्टा आर का मान क्या था, हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग डेल्टा आर का मान यहाँ पर रखें तो डेल्टा आर के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नॉट बराबर यहाँ कितना है, अल्फ़ा है, फिर आर नॉट इंटू कितना डेल्टा टी। ये माइनस आर नॉट उधर कर देते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस आर नॉट उधर गया प्लस हो गया, आर नॉट प्लस क्या हो गया, अल्फ़ा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो गाइस, ध्यान दीजिएगा कि आपने ये क्या कि आर माइनस आर नॉट किया और आर नॉट को आपने उधर कर दिया तो क्या आ गए, आर नॉट अल्फ़ा आर नॉट प्लस क्या आ गया, डेल्टा टी। तो इस प्रकार जो प्रतिरोध बढ़ा था, जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ था, वहाँ से आप लोग आर का मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आगे और हल किया जा सकता है और छोटा सा व्यंजक प्राप्त कर सकते हो गाइज, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। इसके माध्यम से आप प्रतिरोध में जो बढ़ा हुआ था, जो प्रतिरोध बढ़ा था ताप में परिवर्तन करने से, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ बातें निर्भर होती हैं कि चालक के लिए जो ये अल्फ़ा है, यहाँ जो ये ताप गुणांक है, ध्यान दीजिएगा, चालक के लिए अगर चालक की बात की जाए तो अल्फ़ा का मान सदैव धनात्मक आएगा। तो गाइस चलिए, तो आपका जो लेक्चर है, जो आपका जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो को आप लोग देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और साथ में एंजॉय करने के साथ साथ आज के सेशन को ज़बरदस्त दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन बेहतरीन है, कुछ आपको ज़रूर सिखा के जाएगा।
तो आपको जो है अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नए एनर्जी और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप जो है इसको वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।